सोचिए, क्या एक रैपर मतलब एक गाना गाने वाला पूरे देश को बदल सकता है। सुनने में फिल्मी लगता है ना? लेकिन नेपाल में ठीक यही हुआ है। आइए देखते हैं कि कैसे वहाँ के नौजवानों ने मिलकर राजनीति की पूरी किताब ही बदल डाली। ये जो शब्द है ना, ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक दहाड़ है, एक टूटे हुए खोखले सिस्टम के खिलाफ। ये वो पल है जब नेपाल के लोगों ने एक होकर कहा, बहुत हुआ सम्मान, अब और नहीं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस क्रांति की आग भड़की कैसे? इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस निराशा की गहराई में जो दशकों से नेपाल के अंदर सुलग रही थी। अच्छा, एक मिनट के लिए सोचिए, अगर आपकी कंपनी में हर दूसरे तीसरे महीने सीईओ बदल जाए तो क्या होगा? कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं, कोई लंबी प्लानिंग नहीं, बस अफरा तफरी। ठीक यही हाल नेपाल का था। 18 साल में 14 प्रधानमंत्री, मतलब पूरा देश एक तरह से रुक सा गया था। ये जो नंबर है, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 10,700 से ज्यादा कहानियां हैं। हर रोज इंजीनियर, डॉक्टर, कलाकार, देश का टैलेंट, जिन्हें अपना घर, अपना देश छोड़कर जाना पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि सिस्टम ने उनके लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए थे। और ये चार्ट देखिए, ये दिखाता है कि ये ब्रेन ड्रेन कितना बड़ा था। देश की 1/4 इकोनॉमी, मतलब 25% जीडीपी उन लोगों के भेजे हुए पैसों पर चल रही थी जो मजबूरी में विदेश में काम कर रहे थे। सोचिए, देश की नींव ही कितनी खोखली हो चुकी थी। तो एक तरफ तो देश का युवा नौकरी के लिए भटक रहा था, भविष्य को लेके परेशान था, और दूसरी तरफ नेताओं के बच्चे सोशल मीडिया पर महंगी गाड़ियां, फॉरेन ट्रिप्स की तस्वीरें डाल रहे थे। ये जो फर्क था, ये जो अन्याय था, यही वो गुस्सा बन रहा था जो अंदर ही अंदर उबल रहा था। और फिर सितंबर 2025 में सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इस सुलगती हुई चिंगारी को एक धधकती हुई आग में बदल दिया। सरकार को लगा कि वो इंटरनेट बंद करके, सोशल मीडिया बैन करके पूरी पीढ़ी की आवाज को म्यूट कर देंगे, पर हुआ ठीक इसका उल्टा। ऑनलाइन दबाया गया गुस्सा सड़कों पर सैलाब बनकर उतरा, और फिर जो हुआ उसने नेपाल का भविष्य ही बदल दिया। तो समझने वाली बात ये है कि ये लड़ाई सिर्फ सोशल मीडिया बैन की नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो वो आखिरी तिनका था जिसने, कहते हैं ना, ऊंट की कमर तोड़ दी। ये एक सड़े हुए करप्ट सिस्टम के खिलाफ पूरी पीढ़ी का एक तरह से ऐलाने जंग था। और इसी उथल पुथल के बीच से एक चेहरा सामने आया, एक ऐसी आवाज जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। बालीन शाह। ये कोई टिपिकल नेता नहीं थे, ये एक आउटसाइडर थे। प्रोफेशन से एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर, मतलब टूटी चीजें जोड़ना इनका काम था। और एक रैपर जिसने अपने गानों से युवाओं के दर्द, उनके गुस्से को आवाज दी। शायद नेपाल को इसी चेहरे का इंतजार था। तो जब चुनाव हुए तो नतीजा सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक पॉलिटिकल भूचाल था। लोगों ने एक तरफा मैंडेट दिया, संदेश बिल्कुल साफ था, अब बस पुराना ढर्रा नहीं चलेगा। और इतने बड़े जनादेश के साथ नई सरकार ने सिर्फ बातें नहीं की, उन्होंने आते ही पहले दिन से ही पुरानी सड़ी गली व्यवस्था की जड़ों पर चोट करना शुरू कर दिया। ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं थी, ये एक मैसेज था पूरे देश के लिए कि अब कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। वो जो इम्प्यूनिटी का कल्चर था कि बड़े लोगों का कुछ नहीं बिगड़ता, वो दौर अब खत्म हो गया है। और ये देखिए, बदलाव सिर्फ बड़े बड़े नहीं थे, बल्कि रोजमर्रा की चीजों में दिख रहे थे। पहले नेताओं के लिए सड़कें बंद हो जाती थी, अब नहीं। पहले दफ्तरों में नेताओं की तस्वीरें, अब सिर्फ देश के निशान। ये सिर्फ सिंबल नहीं है, ये एक पूरी सोच का बदलाव है, वीआईपी कल्चर से पब्लिक सर्विस कल्चर की तरफ। तो जमीन पर क्या बदला, चलिए देखते हैं। सबसे पहले पासपोर्ट और लाइसेंस जैसी चीजों के लिए लंबी लाइनें खत्म, अब ये सीधे घर आएंगे। फिर फालतू के मंत्रालय कम किए गए ताकि काम तेजी से हो। 1990 के बाद के सारे नेताओं के खिलाफ करप्शन की जांच शुरू हुई। और सबसे जरूरी, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया। अब कोई भी देख सकता है कि सरकार का कौन सा काम कहां तक पहुंचा है, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी। अच्छा, नेपाल में जो ये सब हो रहा है, ये तेज बोल्ड बदलाव, ये अब अपने सबसे बड़े पड़ोसी यानी भारत के लिए कुछ मुश्किल सवाल भी खड़े कर रहा है। और सवाल सीधा सा है, लोग पूछ रहे हैं कि हम खुद को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, लोकतंत्र की जननी, तो फिर हमारे अपने मंत्री क्या काम कर रहे हैं, ये हम क्यों नहीं जान सकते? अगर नेपाल कर सकता है तो हम क्यों नहीं? और जब आप दोनों सिस्टम को साथ में रखकर देखते हैं तो फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है।
नेपाल में वीआईपी कल्चर खत्म, भारत में आम बात है। नेपाल में सरकारी काम को ट्रैक करने के लिए डिजिटल डैशबोर्ड है, हमारे यहाँ ऐसी कोई पब्लिक एक्सेस नहीं है। नेपाल में नियम है कि नेताओं के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, यहाँ सब जानते हैं। ये गवर्नेंस के दो अलग अलग मॉडल हैं, लेकिन शायद सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत बदलाव ये है, दशकों से जो टैलेंट देश छोड़ के जा रहा था वो अब वापस आने की बात कर रहा है। अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से रिटर्न टू नेपाल एक मूवमेंट बन रहा है, और जब किसी देश का भविष्य वापस लौटने लगे तो समझ लीजिए कि उम्मीद जाग गई है। तो आखिर में सवाल यही है, क्या ये सिर्फ एक छोटी सी शानदार चिंगारी है जो बुझ जाएगी, या ये एक नई राजनीति की वो मशाल है जो जलती रहेगी? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, पर एक बात तो पक्की है, नेपाल के युवाओं ने दिखा दिया है, सिर्फ अपने पड़ोस को नहीं पूरी दुनिया को, कि जब एक पीढ़ी जाग जाती है तो बड़े से बड़े सिस्टम को भी झुकना पड़ता है।